हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन चैनल पे। मेरा नाम है कौशल कुमार और आप सभी को पता है ये चल रही है एक नई सीरीज भारतीय संविधान की। तो दोस्तों, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप वो देखिए, क्योंकि उसके बाद आपको समझ में आने वाला है भारतीय संविधान क्या होता है, संविधान की परिभाषा क्या होती है और हम संविधान को किस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है हमारा अनुसूची और उससे संबंधित विषय के बारे में होने वाला है। तो आप लोगों को पहले ये अनुसूचियां कराई जाएं, इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो संविधान में मूल संविधान था, तो मूल संविधान में हमारी कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में हमारी टोटल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची का जो विषय है वो क्या है? संघ और राज्य के क्षेत्र। जी हां, तो पहली अनुसूची कहती है संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो भी क्षेत्र रहेगा उससे संबंधित जितनी भी बातें होंगी वो पहली अनुसूची में शामिल होंगी। जैसे भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये हमारा अनुसूची 1 में शामिल किया जाएगा। इस पर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि मान लीजिए अभी कोई, क्योंकि किसी भी जो हमारा राज्य है उसका क्षेत्र घटाया जा सकता है और 2 राज्यों को एक किया जा सकता है, या फिर एक राज्य में से बंटवारा होकर 2 राज्यों का भी गठन किया जा सकता है। हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि अगर उनके क्षेत्र से संबंधित कोई भी टॉपिक आता है तो वो अनुसूची 1 में शामिल होगा, क्योंकि अनुसूची 1 का ही मतलब है हमारा क्या? संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल। चलिए अनुसूची 2 की बात करते हैं। तो अनुसूची 2 संबंधित है हमारी वेतन से, वेतन और भत्तों से और पेंशन से। तो आप इसको वेतन के रूप में याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। कैसे? अनुसूची 2 कहती है कि जितने भी उच्च पद अधिकारी हैं उनका वेतन, भत्ता और पेंशन, उसका ब्यौरा, उसकी पूरी की पूरी डिटेल जानकारी इसमें लिखी गई है। तो कौन कौन से ऐसे लोग होंगे उच्च पद अधिकारी, क्योंकि यह सवाल पूछा जा सकता है। जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और आपका लोकसभा का अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, साथ ही विधानमंडल का अध्यक्ष और हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके संबंध में, साथ ही आपका क्या? सीएजी हमारा कौन होता है? महालेखा परीक्षक भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? महालेखा परीक्षक। तो इन सबकी जितनी भी डिटेल रहेगी, पेंशन और भत्ता और आपका इनका जो हमारा वेतन है, वो सारी की सारी जानकारी हमारी अनुसूची 2 में रहने वाली है। तो अनुसूची 1 हमारे क्षेत्रफल को लेकर है, अनुसूची 2 हमारी उच्च पदाधिकारियों की वेतन को लेकर है। इसी से संबंधित एक और बात आपका अनुसूची 3। अनुसूची 3 कहती है कि उच्च पद अधिकारियों से संबंधित जितनी भी शपथ है वो इसमें ब्यौरा देता है, यानी कि जितने भी उच्च पदाधिकारी होंगे जब वो पद पर बैठेंगे तो पद पर बैठने से पहले वह संविधान के प्रति या उस पद के प्रति एक शपथ ग्रहण करते हैं, और उस शपथ का पूरा जो डिटेल दे रखी है वो अनुसूची 3 में दे रखी है। तो कौन कौन से लोगों की शपथ दे रखी है? जितने भी हमारे मंत्री हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, और जो हमारा सेकंड अनुसूची में जितने भी पद हमारे आ रहे हैं, चाहे वो हमारा राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का उपाध्यक्ष है, राज्यसभा का सभापति है, उपसभापति है, या फिर हमारा विधानसभा का अध्यक्ष है, साथ ही हमारा सीएजी है, या फिर आपका सुप्रीम और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनके संबंध में जितनी भी शपथ ग्रहण करनी है, उन शपथ ग्रहण करने का जो प्रावधान है वो अनुसूची हमारा 3 में दे रखा है। तो अनुसूची 1 हमारा क्षेत्रफल, अनुसूची 2 हमारा वेतन, अनुसूची 3 हमारा एक तरीके से शपथ के बारे में वर्णन करता है। अब बात कर लेते हैं अनुसूची 4 के बारे में। तो राज्यों की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, इसका मतलब यह है कि जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी को राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें मिलेंगी, यानी कि एक राज्य की कितनी सीटें होंगी, ये डिपेंड किस पर करेगा? ये हमारा अनुसूची
4 पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसी में हमारा वर्णन कर रखा है कि राज्यसभा की सीटें यानी कि राज्य के लिए और केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी होंगी। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को उन सीटों की कितनी संख्या दी जाएगी। पहला हमारा क्षेत्रफल, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ और चौथा राज्यसभा की सीटों का आवंटन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आपका 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची कहती है हमारी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनके बारे में यह वर्णन करती है कि वहां का जो शासन और नियंत्रण होगा, उन क्षेत्र का नियंत्रण सीधे केंद्र सरकार के हाथ में होगा या उसके अंडर होगा, अर्थात राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। कैसे? मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई एक क्षेत्र जो हमारा क्या है, जो हमारा जनजातीय क्षेत्र है यानी कि SC ST का जो एरिया है, तो उस पर जो नियंत्रण होगा, उस पर जो हमारा शासन होगा, वो किसकी मर्जी से चलेगा? वो हमारा सीधा सेंटर की मर्जी से चलता है। ऐसा नहीं है कि उसमें हमारे विधानसभा जो है उसके कानून नहीं लागू होंगे, राज्य के कानून जरूर लागू होंगे, लेकिन हमारा केंद्र सरकार की परमिशन के आधार पर केवल उतने क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हमारा 6ठी अनुसूची। तो जो 6ठी अनुसूची है वो क्या कहती है उसको भी देख लीजिए एक बार। तो 6ठी अनुसूची कहती है हमारा असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन 4 राज्यों के जो कि उत्तर पूर्व के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, यहां पर जितना भी हमारा जनजातीय क्षेत्र है, उन जनजातीय क्षेत्रों पर भी जो शासन और नियंत्रण होगा वह केंद्र का ही होगा। इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो एक तरीके से वह राष्ट्रपति का ही शासन वहां पर होगा। तो इन 4 राज्यों को यानी कि 6ठी अनुसूची के जो 4 राज्य हैं, इनको आप ये कह सकते हो कि ATM मशीन, क्या कह सकते हो आप? ATM मशीन भी कह सकते हो। ए से हमारा क्या हो जाएगा? असम, T से हमारा त्रिपुरा, M से हमारा मिजोरम और मशीन जो उसका M है उससे हमारा मेघालय हो जाएगा। इस प्रकार से ये 4 राज्य आप याद कर सकते हो। तो ये हमारी 6 अनुसूची है। पहली अनुसूची क्षेत्रफल, दूसरी वेतन, तीसरी हमारी शपथ और चौथी हमारा राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन और 5वीं अनुसूची SC और ST के क्षेत्र से संबंधित नियम। 6ठी अनुसूची हमारा कहती है 4 राज्य जो हमारा उत्तर पूर्व के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, यानी कि त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम, इनके शासन से संबंधित प्रावधान हमारा इसमें रहने वाला है 6ठी अनुसूची के अंतर्गत। आई होप आपको ये 6 अनुसूची समझ में आई होंगी। अगली 6 अनुसूचियों की बात कर लेते हैं। तो 7वीं अनुसूची कहती है शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का बंटवारा, यानी कि आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और आपका स्थानीय सरकार होती है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है उसको बता रखा है। इसमें मुख्य रूप से हमारी कितनी सूची होती हैं? हमारी कुछ विषय हैं जिन पर कानून बनाए जा सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। तो ये हमारी एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। वर्तमान समय में संघ के पास 100 विषय हैं जिन पर वह कानून बना सकते हैं, राज्यों के पास 61 विषय हैं, जबकि समवर्ती सूची में हमारे 52 विषय हैं। इसका मतलब है कि 52 विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर एक ही विषय पे दोनों ही कानून बनाने लग जाएं तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा। और इससे पहले देखेंगे तो पहले हमारे 97 विषय थे जो बढ़कर अभी 100 हो गए हैं संघ सूची के अंदर। राज्य सूची में हमारे क्या थे? 66 विषय थे जो 61 हो चुके हैं। इसका मतलब राज्यों के अधिकारों को थोड़ा सा सीमित किया गया है। वहीं हमारा आप देख सकते हो समवर्ती सूची में पहले कितने थे? 47 विषय थे, इनको बढ़ाकर कितना किया गया है? 52 किया गया है। इसका मतलब जो दोनों कानून बना सकते हैं उनकी संख्या बड़ी है। इसका मतलब आप देख रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ताकतवर होती जा रही है और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। उसको हम पॉलिटी में आपको कवर करेंगे कैसे। चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची बात करती है भाषा की। जी हां, भारत में भाषा से संबंधित अनुसूची कोई है तो 8वीं अनुसूची है। और स्टार्टिंग में जब मूल संविधान था तो हमारी 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में याद रखिएगा भारत में 8वीं अनुसूची के अंदर संविधान की कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। चलिए आगे बात करते हैं हमारा
अनुसूची 9 की। अनुसूची जो 9 है वो है हमारी भूमि सुधार से संबंधित, जो कि 1991 में हमारा एक नया अधिनियम संविधान संशोधन 1 के माध्यम से लाया गया था। इसमें संपत्ति के अधिग्रहण की बात की जाती है और इसमें लगभग 284 विषय हमारे हैं वर्तमान समय के अंदर। इसीलिए याद रखिएगा, इस अनुसूची के अंदर जितने भी विषय हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसीलिए कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है या हो रहा था पहले, तो थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो हमारा 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल कानून से संबंधित है, ये 1985 में आया था। आया राम गया राम के बारे में हम कभी आगे पॉलिटी जब पढ़ाएंगे तो ये पूरी विस्तार से चर्चाएं करेंगे, केस स्टडी हैं जिनको हम आराम से आपको समझाएंगे। तो दल बदल कानून हमारा कब आया था? 1985 के अंदर, और ये 10वीं अनुसूची भी तभी हमारी बनी थी। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची आई थी और इसमें पूरे नियम बताए गए थे कि कोई भी एक दल का नेता दूसरे दल में अगर शामिल होता है, यानी कि इस दल की सदस्यता का त्याग करके वह दूसरे दल के अंदर शामिल होता है, तो उसके लिए क्या क्या नियम होंगे। चलिए आगे अगर हम बात करें तो 11वीं अनुसूची के अंदर बात करते हैं हम पंचायतीय राज की, जो कि 1992 और 93 में हमारा संशोधन लागू हुआ था। 92 में आया था और यह संशोधन पारित होने के बाद 1993 के अंदर यह पारित हो गया था। इसमें कुल ग्राम पंचायतों को 29 विषय देने के प्रावधान किए गए थे और यह 73वें संशोधन के माध्यम से हमारा ग्राम पंचायत आया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, यह भी उसी समय पे आई थी 1992 और 1993 के अंदर। तो वही कि 1992 में हमारा आया, 93 में पारित हो गया। नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका को 18 विषय ट्रांसफर करने की बात की गई इसमें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह हमारा लाया गया। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। अनुसूची 1 हमारा किससे संबंधित? भारत के राज्य संघ और राज्यों के क्षेत्रफल से संबंधित। दूसरी अनुसूची वेतन, तीसरी अनुसूची आपका शपथ और चौथी अनुसूची आपका राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची एससी और एसटी के जो क्षेत्र हैं उन पर शासन से संबंधित है और 6ठी अनुसूची एटीएम मशीन, यानी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहां के शासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची बात करती है शक्तियों का बंटवारा, जिसमें संघ सूची, आपका राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय शामिल किए जाते हैं। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। आई होप आपको ये अनुसूचियों का जितना भी डाउट था वो पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट या कोई भी सजेशन देना है तो प्लीज, या आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाया करें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।